डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 में बायोलॉजी विषय के अगले टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी यौन संचारित रोगों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, अगली जो टॉपिक है वो है बंध्यता है। इसी को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी कहते हैं। देखिए, जो सामान्य दंपति होते हैं, सामान्य दंपति में जो मेल और फीमेल होते हैं, मेल के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है जिसे मेल गैमीट कहते हैं, और फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट का निर्माण होता है जिसे अंडाणु कहते हैं। ये शुक्राणु अंडाणु को क्या करते हैं, निषेचन क्रिया करते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है। जाइगोट से भ्रूण, भ्रूण से फिर शिशु का रूप धारण करता है, फिर अगली पीढ़ी का उदय होता है। ठीक है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं फर्टिलिटी। फर्टिलिटी हुआ है तभी जाकर अगले पीढ़ी का उदय हुआ है, निषेचन क्रिया हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे दंपति होते हैं जिनमें शुक्राणु जो होते हैं, यह शुक्राणु अंडाणुओं को निषेचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं। यानी जब शुक्राणु अंडाणुओं को निषेचन क्रिया नहीं कर पाते हैं और जाइगोट का निर्माण नहीं हो पाता है, तो इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, इनफर्टिलिटी कहते हैं या बंध्यता कहते हैं। ठीक है, जिसमें शुक्राणु अंडाणुओं को निषेचन क्रिया नहीं कर पाता। अब शुक्राणु अंडाणुओं को निषेचन क्रिया क्यों नहीं कर पाता है, तो इसका कई कारण है। इसका कोई एक निश्चित नहीं कारण है। हो सकता है कि हार्मोनल डिसऑर्डर हो। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे जन्मजात रोग हैं जिनके कारण शुक्राणु अंडाणुओं को निषेचित क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, या अधिक मेडिसिन लेने के कारण या नशीले पदार्थ का उपयोग करने के कारण जो शुक्राणु है अंडाणुओं को निषेचन क्रिया नहीं कर पाते। या ये भी हो सकता है कि शुक्राणुओं की संख्या कम बन रही है, या शुक्राणु जो बन रहे हैं वो उनके अंदर गति उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनके अंदर वो मोटाइल नहीं हो पा रही है, जिसके कारण शुक्राणु अंडाणुओं तक पहुंच सके। तो इसका कोई एक निश्चित कारण नहीं है, कई कारण है जिसके कारण इनफर्टिलिटी की क्रिया होती है। ठीक है, तो इनमें देखेंगे कि जो इनफर्टिलिटी की क्रिया होती है उसमें भी दो तरह का होता है। एक जो होता है सामान्य प्रकार के विकारों के कारण होता है। अगर सामान्य प्रकार के विकार है तो इसके लिए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके पास जाने पर उनका उपचार कर देते हैं और वो आसानी से, ठीक है, फर्टिलिटी की क्रिया कर लेते हैं और फिर वो अगले पीढ़ी को जन्म देते हैं, यानी प्रजनन क्रिया वो कर सकते हैं आसानी से। लेकिन कुछ ऐसे विकार होते हैं जिनको दूर करना संभव नहीं होता। ठीक है, मेडिसिन देकर या कोई अन्य कारकों का उपयोग करके उस विकार को दूर करना संभव नहीं होता है। तो इसके लिए एक विशेष प्रकार की तकनीकी होती है जिसे हम सहायक जनन तकनीकी कहते हैं, जिसे हम सहायक जनन तकनीकी कहते हैं। ठीक है, सहायक जनन तकनीकी कहते हैं। क्या कहते हैं, सहायक जनन तकनीकी कहते हैं। ART शॉर्टकट में इसको कहा जाता है, ART होता है। इस तकनीक का उपयोग करके, ठीक है, वो भी प्रजनन क्रिया कर सकता है, अगले बच्चे को जन्म दे सकता है। ठीक है, तो यह तकनीक बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित आप लोग को बोर्ड में क्वेश्चन भी आता है, 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आता है। तो देखेंगे कि यह सहायक जनन तकनीक जो होता है क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। यह सहायक जनन तकनीक जो होता है कई प्रकार का होता है, जिनमें से पहला हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, यहाँ पे बांट देते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। पहली जो तकनीक है उसे हम कहते हैं पात्रे निषेचन। क्या कहते हैं, पात्रे निषेचन कहते हैं, या इसी को दूसरे भाषा में कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी।
क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, या इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से जाना जाता है। ये पहला है, देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है, या इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। देखिए यह तकनीक क्या होता है, यह तकनीक जो होता है, इस तकनीक में जो भी फीमेल होती है उसके फीमेल के अंडाणुओं से अंडाणु को निकाला जाता है, ईग को निकाल लिया जाता है, और जो भी मेल होता है मेल के वीर्य से, सीमन से शुक्राणु को निकाल लिया जाता है, और उनमें शुक्राणु जो सबसे स्वस्थ होते हैं उनको निकाला जाता है, अंडाणु को भी जो स्वस्थ होता है उनको निकाला जाता है। उनको लेकर बॉडी टेम्परेचर पर टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराई जाती है। जैसे मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया जाता है, शुक्राणु को भी डाला जाता है, और जो अंडाणु है, ईग है, ओवम है, उसको भी डाला जाता है, और फिर बॉडी टेम्परेचर पर रखकर उन्हें निषेचन क्रिया कराया जाता है। जब ये निषेचन क्रिया करके जाइगोट बना लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ जाइगोट जब बन जाते हैं तो इस जाइगोट को लेकर उस मादा के गर्भाशय में या उसके फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। चूंकि यह क्रिया टेस्ट ट्यूब में कराई जा रही है, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से भी जाना जाता है। इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और फिर उस जाइगोट को लेकर मादा के गर्भाशय में डाल दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। वो गर्भाशय में जाकर फिर वो अपना पोषण प्राप्त करता है, ठीक है, भ्रूण बनाता है। ठीक है, तो इस विधि को हम पात्रे निषेचन अथवा टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। यह भी दो प्रकार से कराया जाता है। कौन कौन से होते हैं? पहला जो होता है वो होता है अंतःडिंबवाहिनी स्थानांतरण। देखेंगे ये भी दो प्रकार का होता है। अंतःडिंबवाहिनी स्थानांतरण। ठीक है, इसी को शॉर्टकट में कहा जाता है IFTT। IFTT कहा जाता है शॉर्टकट में। यानी इसको हम कहेंगे, पूरा इसका नाम जो होगा वो होगा इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर होता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, जब 8 ब्लास्टोमियर के निर्माण कर लेता है, जब जाइगोट बनता है और जाइगोट से टेस्ट ट्यूब में 8 ब्लास्टोमियर तक बन जाता है, तो उस 8 ब्लास्टोमियर जो होता है, ठीक है, उसको लेकर जो गर्भाशय के अंडवाहिनी होता है, ठीक है, उस अंडवाहिनी में ट्रांसफर किया जाता है। अंडवाहिनी में क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, फिगर बना देते हैं। मान लिया जाए ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय है, ये रहा। देखिए ये अंडवाहिनी है, या इसी को फैलोपियन
फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसी फैलोपियन ट्यूब में योनि मार्ग से करके यहाँ पर 8 ब्लास्टोमियर वाले संरचना वाले भाग को क्या किया जाता है, इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं अंतः डिम्बवाहिनी स्थानांतरण, अथवा इसको इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा क्या होता है, दूसरा है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होता है। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होता है। दूसरा देखेंगे इंट्रा इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर है। ठीक है, इसी को शॉर्टकट में कहते हैं IUT कहते हैं। IUT के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जब टेस्ट ट्यूब में जाइगोट बन गया है और जाइगोट के बाद 8 ब्लास्टोमियर से अधिक जब बन जाता है, तब उसे लेकर फिर क्या करते हैं, गर्भाशय में लाकर छोड़ दिया जाता है। गर्भाशय में लाकर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तब इसे क्या करते हैं, इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर, यानी इसमें गर्भाशय में छोड़ा जाता है। जबकि इससे पहले हम जो बताए थे वो फैलोपियन ट्यूब में छोड़ा जाता है। उसमें जो 8 ब्लास्टोमियर तक ही बनता है और इसमें ब्लास्टोमियर कितने बनते हैं, 8 से अधिक बनते हैं जाइगोट में। ठीक है, तो इस प्रकार ये 2 विधियों से होता है। ठीक है, तीसरा देखेंगे क्या होता है। तीसरा है जीव निषेचन। तीसरा नहीं, दूसरा होगा, माफ कीजिएगा। दूसरा क्या है, यहां लिखते हैं। दूसरा जो होगा, दूसरा है जीव निषेचन है। जीव निषेचन है। इसी को दूसरे भाषा में कहते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन है। इन विवो फर्टिलाइजेशन है। इस विधि में देखिए क्या किया जाता है। इस विधि में यह विधि उन महिलाओं के लिए उपयुक्त होता है या कारगर साबित होता है जिनमें गर्भ धारण करने की क्षमता होती है। ठीक है, गर्भ धारण कर सकती हैं, लेकिन उनमें फर्टिलाइजेशन क्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी शुक्राणु होते हैं, उन शुक्राणुओं को उनके अंडाणुओं तक पहुंचा दिया जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाती है और फिर गर्भधारण वो महिलाएं कर लेती हैं। तो इस विधि का उपयोग हम करते हैं, जीव निषेचन या इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अगला है युग्म इंट्राफैलोपियन स्थानांतरण। युग्मक चौथा जो होगा, तीसरा युग्मक इंट्रा फैलोपियन स्थानांतरण। ठीक है, इसको कहेंगे युग्मक गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, इसी को शॉर्टकट में कहते हैं GIFT। इसी को GIFT नाम से जाना जाता है। ठीक है, या गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर होता है। देखिए यह विधि जो होता है उन महिलाओं के लिए उपयोगी होता है जिनमें अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता। ठीक है, जिनमें अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, उन महिलाओं में इस विधि का उपयोग किया जाता है।
इसमें क्या करते हैं कि दूसरे महिला के बॉडी से अंडाणु को लिया जाता है, ठीक है, और फिर उसे निषेचन क्रिया कराकर या उनके गर्भाशय में उनको छोड़ दिया जाता है। ये भी हो सकता है कि दूसरे महिला से अंडाणु को लिए और उस महिला के बॉडी में गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिए, फिर वो प्राकृतिक रूप से जब वो मैथुन क्रिया करते हैं तो शुक्राणु जो है आसानी से जाकर उन अंडाणुओं को क्या करते हैं, निषेचन क्रिया कर देते हैं, फिर वही जाइगोट बनता है और भ्रूण का निर्माण होता है, यानी गर्भधारण आसानी से कर लेती है। तो उन महिलाओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है जिनमें भ्रूण जो भी अंडाणु होते हैं, अंडाणुओं का निर्माण नहीं हो पाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला विधि क्या है, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। चौथा होगा अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, ठीक है। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण इसी को हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन है, शॉर्टकट में कहते हैं ICSI, इस नाम से जाना जाता है, ICSI नाम से जाना जाता है। देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो शुक्राणु होते हैं उन शुक्राणुओं को ज़्यादातर यह इस विधि में क्या होता है, जो भी अंडाणु जो है, जो भी फीमेल है, फीमेल के अंदर सामान्य रूप से अंडाणु बनते हैं और वो फैलोपियन ट्यूब तक आ जाते हैं, लेकिन जो मेल होता है, मेल के जो सीमेन निकलते हैं उनमें पाए जाने वाले जो शुक्राणु होते हैं वह शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिनके कारण निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है। इसके लिए क्या किया जाता है कि शुक्राणु को लेकर, स्पर्म को लेकर मेल से और अंडाणु तक छोड़ दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, जिससे निषेचन क्रिया आसानी से कर लेते हैं और फिर अगली निषेचन क्रिया होती है, जाइगोट यानी गर्भधारण की क्रिया होती है। तो इसमें ज़्यादातर उन महिलाओं के लिए किया जाता है जिसमें शुक्राणु जो है अंडाणुओं को निषेचन क्रिया नहीं कर पाता है, जबकि जो फीमेल होती है वो सामान्य रूप से वो ठीक प्रकार होती है, उनमें अंडाणुओं का निर्माण ठीक प्रकार से होता है, उनमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं होता है, यानी इसमें मेल में विकार होता है, ठीक है। तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। अगला जो है अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन, अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन पांचवा होगा, पांचवा देखेंगे अंतःगर्भाशय वीर्यसेचन, अंतःगर्भाशय ठीक है, वीर्यसेचन। चलिए देखिए ये क्या होता है, इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन कहते हैं, इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन कहते हैं, इंसेमिनेशन, ठीक है, इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसको शॉर्टकट में IUI के नाम से जानते हैं। देखिए यह विधि जो होता है उन पुरुषों के लिए काम में लाया जाता है, ठीक है। यह विधि जो होता है मुख्य रूप से उन महिलाओं में उपयुक्त
या उपयोग में आता है जिनमें अंडाणु तो बनते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें निषेचन क्रिया ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है, ठीक है। यानी कहा जाए कि इसमें भी क्या किया जाता है कि मेल और फीमेल दोनों जो हैं ये आपस में मैथुन क्रिया करते हैं, लेकिन इनके अंडाणु जो फीमेल के हैं शुक्राणुओं के द्वारा निषेचित नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी सीमेन होता है, ठीक है, उन सीमेन से शुक्राणु को निकाला जाता है और शुक्राणु को निकालकर, ठीक है, अंडाणु के पास छोड़ दिया जाता है, फिर निषेचन क्रिया हो जाती है। ज़्यादातर देखेंगे कि इसमें भी पुरुष के अंदर विकार होने के कारण होता है, फीमेल के अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें इसके कारण ऐसा होता है कि पुरुष के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं उनकी संख्या कम बनती है, ठीक है, संख्या कम बनने के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। इससे पहले वाली विधि जो हम बताए थे उसमें भी पुरुष में ही विकार था, लेकिन उसमें क्या होती है कि शुक्राणु तो बनते हैं पर्याप्त मात्रा में, संख्या भी सही होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि शुक्राणु के अंदर मोटिलिटी नहीं होती है, जितनी गति होनी चाहिए वो गति नहीं कर पाते। शुक्राणु जब वो गति करते हैं अंडाणु के पास पहुंचने के लिए तो रास्ते में ही रुक जाते हैं, ठीक है, और फिर निषेचन क्रिया नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि शुक्राणु के अंदर तो गति होती है लेकिन संख्या पर्याप्त नहीं होता है, संख्या जो होता है पर्याप्त नहीं होता है। देखेंगे कि जितना भी शुक्राणु निकलते हैं इजैकुलेशन में, स्खलन क्रिया में, उनमें से 60% सक्रिय होना चाहिए शुक्राणु, ठीक है। अगर 60% सक्रिय है तो वो निषेचन क्रिया कर लेंगे, अगर उससे कम हो जाते हैं, 60% से कम सक्रिय है तो निषेचन क्रिया नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फिर इन शुक्राणुओं को लिया जाता है और अंडाणुओं तक छोड़ दिया जाता है, फिर ये निषेचन क्रिया कर लेते हैं। तो इसी को हम कहते हैं अंतःगर्भाशय वीर्य सेचन या इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन कहते हैं, IUI के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 विधियां हैं, इन 5 विधियों को उपयोग करके हम, ठीक है, जो फीमेल्स जिनके अंदर गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं होती है उन्हें भी गर्भ धारण कराया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण विधियां हैं। देखेंगे ये जितने भी हम विधियां बताएं या जितने भी इस तकनीक के अंदर है, सहायक जनन तकनीक के अंतर्गत जो भी विधियां हम बताए हैं, ये सभी विधियां एक विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर इन विधियों द्वारा कराने पर अगर कहीं भी त्रुटि हो जाती है तो बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न कर देता है, ठीक है। इसलिए यह विधि मुख्यतः एक ट्रेंड, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा ही कराया जाता है, सामान्य व्यक्ति ये नहीं कर सकता, ठीक है। और इस विधि द्वारा हम जो भी इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी को समाप्त किया जा सकता है और गर्भधारण कराया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण विधियां हैं। देखेंगे कि यह विधियां जो होती हैं बहुत महंगी होती हैं। इन विधियों के बारे में थोड़ा सा और जान लिया जाए। ये विधियां जो होती हैं बहुत महंगी होती हैं, जो कि सामान्य व्यक्ति द्वारा इनके खर्चों को उठाया नहीं जा सकता है। वो भारत के जो कुछ चुनिंदा लोग हैं वही लोग इन विधियों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, या करा सकते हैं, क्योंकि इसमें खर्च अधिक लगता है, ठीक। पहली पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट है कि ये विधियां जो होती हैं यह देश के सभी राज्यों में नहीं है। कुछ विशेष ऐसे राज्य हैं जिनमें इस विधियों का उपयोग किया जाता है, यानी इनका विशेष कुछ हॉस्पिटल है जो कुछ विशेष राज्यों में ही पाए जाते हैं, सभी जगह नहीं है। और तीसरा जो है, यह विधि भारत में देखेंगे धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से जो है इसको गलत माना जाता है। अगर धार्मिक रूप से देखा जाए तो इन विधियों को अपनाने में, या सामाजिक रूप से देखा जाए तो इन विधियों को अपनाने में बहुत ही गलत माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये कोई विशेष गलत नहीं है, विधि सही है, वास्तविक सही है, ठीक है। देखिए भारत एक जो है विशाल देश है और यहाँ पे लगभग करोड़ों ऐसे बच्चे हैं
जो अनाथ हैं और अनाथ आश्रम में पाए जाते हैं यानी अनाथालय में पाए जाते हैं, अगर ऐसे दंपति जिनमें गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं है, ऐसे दंपतियों को चाहिए कि वो इन अनाथ बच्चों को ही गोद ले ले, ताकि इससे ये है कि गर्भ धारण करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और उन बच्चों को अगर गोद भी ले लिया जाए, ठीक है, तो उन बच्चों पे आने वाली जो समस्या है, ठीक है, वो समस्या भी दूर किया जा सकता है, ठीक है, उनका पालन पोषण भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखा जाए सामाजिक रूप से तो अच्छी बात है, ठीक है, कि जो भी अनाथ बच्चे हैं उनको लेकर उनका पालन पोषण करेंगे तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो ये सभी विधियां आज हम लोग जान लिए जो इनफर्टिलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर अगले चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ये चैप्टर अब समाप्त हो गया, अब अगला चैप्टर हम लोग 5वां चैप्टर अध्ययन